Hi, my name is Aman Kumar Khan and I welcome you all to the YouTube channel of Neo Civilian। और इस सीरीज में हम यूपीएससी से जो साइंस और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं हम वो पूरे तो करेंगे। एंड सॉरी फॉर द डिले ड्यू टू द सम पर्सनल रीजंस, मैं ये सीरीज को बीच में कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, बट लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स से स्टार्ट करेंगे और जिनका ड्यूरेशन होगा 11 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक। लेट्स स्टार्ट विद इट। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बायो हजार्ड लेवल्स के बारे में या फिर बायो सेफ्टी लेवल्स के बारे में। ठीक है, अब ये बायो सेफ्टी लेवल्स होते क्या, बायो हजार्ड लेवल होते क्या है? ठीक है, ये बायो सेफ्टी या फिर इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल्स या फिर बायो हजार्ड्स लेवल। अभी रिसेंटली ये न्यूज में आया क्यों? क्या ये अभी की चीज है? क्यों नई चीज है? नहीं, ये बहुत पहले से मौजूद है, पर अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है बिकॉज नेहरू जूलॉजिकल पार्क इन हैदराबाद ने अपने लेबोरेटरी में बायो सेफ्टी लेवल BSL 3 को क्या कर दिया है, लागू कर दिया है, स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूं इनकी, तो व्हाई दीज बायो सेफ्टी लेवल्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी रिस्क होता है कंटेमिनेशन का, वायरस का कंटेमिनेशन का रिस्क, उसको बचाव के लिए काम आएंगे। सिवियरिटी इन्फेक्शन कितनी उसकी बताएगी, और ट्रांसमिटिव ऑफ एजेंट्स, नेचर ऑफ द लेबोरेटरी वर्क, ओरिजिन एंड रूट ऑफ एक्सपोजर ऑफ द माइक्रोब्स के बारे में बताएंगे। और अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो BSL के 4 लेवल होते हैं। फर्स्ट वन इज बायो सेफ्टी लेवल 1। इसमें क्या होता है, यहाँ पे लो रिस्क माइक्रोब्स होता है जिनसे मिनिमम अमाउंट में क्या हो गया आपको थ्रेट होती है, उनको बायो सेफ्टी लेवल 1 पे पुट किया जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, आपको बेसिक हाइजीन की यूज पड़ेगी और आपको कम से कम सेफ्टी प्रोटेक्शन या मतलब कुछ भी ग्लव्स वगैरह बहुत मिनिमम आपको करना पड़ेगा। देन हियर कम्स टू द सेफ्टी लेवल 2, बायो हजार्ड या बायो सेफ्टी लेवल 2। इसमें क्या होंगे, जो एजेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे जो रिस्क होगा वो क्या होगा, मॉडरेट रिस्क होगा। जिसमें क्या होगा, मॉडरेट रिस्क कब होगा? मॉडरेट रिस्क तभी होगा जब आप उसको इनहेल कर लेते हो या फिर डाइजेस्ट कर ले हो या फिर इंजेस्टेड हो जाते हो उस वायरस के तौर पे। तो इस सेफ्टी लेवल पे क्या करते हैं, आपको लैब कोट्स पहनने पड़ेंगे, ग्लव्स एंड बायो सेफ्टी कैबिन्स बनाए जाएंगे। हियर कम्स द बायो सेफ्टी लेवल 3। इससे क्या होगा, कोई भी इंडिजीनियस या एक्सोटिक माइक्रोब है उससे कोई सीरियस या फिर जानलेवा कोई खतरा है, या उनके इनहेलेशन, उनकी बॉडी में एंटर करने के बावजूद, इनहेल करने के बावजूद में अगर कोई थ्रेट बनती है तो उनके लिए बायो सेफ्टी लेवल 3 रखा जाता है। और यहाँ पे क्या है, आपको कंट्रोल्ड, आप जो चैम्बर होगा या फिर आपकी लेबोरेटरी है वहां पे कंट्रोल्ड एयर फ्लो होगा कि उधर से अंदर से जो एयर बाहर नहीं आए या बाहर से एयर अंदर नहीं जाए, माइक्रोब्स एयर के थ्रू बाहर नहीं आ पाए। साथ के साथ क्या होगा, सील्ड इन्वायरमेंट होगा। और इस सेक्टर में काम करने के लिए, इस लेवल पे काम करने के लिए आपको क्या, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। एंड हियर कम्स द मोस्ट डेंजरस लेवल, दैट इज बायो हजार्ड सेफ्टी लेवल 4। इस लेवल पे क्या होगा, कोई हाईली डेंजरस या फिर एक्सोटिक कोई पैथोजन है और जिसका आज तक कोई भी ना तो वैक्सीन बनी है ना ही कोई ट्रीटमेंट बना है, उन वायरसेस के लिए बायो सेफ्टी लेवल 4 रखा जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, आपको फुल बॉडी पॉजिटिव प्रेशर में रखा जाएगा, मल्टीपल कंटेमिनेशन जोन बनाए जाएंगे और मैक्सिमम सिक्योरिटी रखी जाएगी। अब क्या है, अब ये इतने जरूरी क्यों है? BSL जो बायो सेफ्टी लेवल 3 है, ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क पे इतने ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों है? इनके इनपुट करने से कि अगर नियर फ्यूचर में कोई भी वायरस आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसके रिगार्डिंग क्या है, उसको टैकल कर पाएंगे। साथ के साथ रियल टाइम उसकी टेस्टिंग हो पाएगी इन्फेक्शन के बाद में। और क्या है, रिसर्च प्रोवाइड करेगा किनके ऊपर, जेनेटिक्स थ्रेट्स के ऊपर। एंड ऑल्सो प्रोवाइड करेगा सपोर्ट फॉर द पोस्टमार्टम डायग्नोसिस टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द एनिमल या फिर ह्यूमन की जो भी हुई है उस वायरस की वजह से। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है बायो सेफ्टी लेवल 1, बायो सेफ्टी लेवल 2, बायो सेफ्टी 3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारी रिलेटेड है एक बॉडी से, एंड दैट बॉडी इज नोन एज नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, NCDC। अभी NCDC ने क्या किया है, एक नया गाइडलाइन रिलीज की है। किसके लिए? जो जितने भी हेल्थ रिस्क हैं जो किसकी वजह से आते हैं, वाटर कंटेमिनेशन से आते हैं और उनसे कोई भी बीमारी आती है, उन सबको रोकने के लिए और पब्लिक सेफ्टी के रिगार्डिंग एक नई गाइडलाइन जारी की है। किसने? NCDC ने, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने। अच्छा, अब NCDC के बारे में कुछ बात करें तो NCDC किसके अंडर में काम करती है? इस अंडर ऑपरेट्स अंडर डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। और किसके अंडर में काम कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि कोई भी बीमारी हो तो उसकी सर्विलांस करना, प्रिवेंशन करना, और कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, साथ के साथ ये किसके लिए? पब्लिक हेल्थ के लिए काम करेंगी।
और अगर मैं बात करूं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के, तो पूरे ऑल इंडिया में 8 सेंटर्स बनाए गए हैं, 8 रीजनल ब्रांचेस हैं, और 8 रीजनल ब्रांचेस अलवर राजस्थान में है, बेंगलुरु कर्नाटका में है, कोझिकोड केरला में है, कुन्नूर तमिलनाडु में है, जगदालपुर छत्तीसगढ़ में है, पटना बिहार में है, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश एंड वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अब कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं एनसीडीसी के, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के बारे में। तो एनसीडीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, तब इसको सेंटर फॉर मलेरिया ब्यूरो के रूप में स्टैब्लिश किया गया था। कहां पे? कसौली, हिमाचल प्रदेश में। 1927 में इसका नाम बदल दिया, इसको मलेरिया सर्वे ऑफ इंडिया बदल दिया गया। 1938 में इसको कसौली से कहा दिल्ली ले आया गया एज ए मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से, MII के नाम से। एंड 1963 में इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उन सिर्फ मलेरिया को छोड़कर नहीं, सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीज को लेके इसको एक्सपेंड कर दिया गया, और साथ ही इसका नाम बदल के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेज, दैट इज NICD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज रखा गया। एंड 2009 में क्या हुआ, इसको ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया गया इनटू द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में, और इसका जो दायरा था वो भी आगे बढ़ा दिया गया। एंड इसके अब कुछ कोर फंक्शंस की बात कर लेते हैं हम। इसके जब मैं कोर फंक्शंस की बात करूंगा तो किसी भी डिजीज के लिए सर्विलांस हो गया है, कोई आउटब्रेक पे कैसा रिस्पॉन्स करना है, AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है उसके बाद रिगार्डिंग भी रिस्पॉन्सेज है, टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, और इसके मैंडेटरी रखे, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में काम करता है, मैन पावर डेवलपमेंट में, और ये आप देख लीजिए। So, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के बारे में बात की, कब स्टेब्लिश हुआ था, क्या हुआ था, और क्या नई गाइडलाइन रिलीज की उन्होंने हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को लेकर। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज। ट्रीटियम के बारे में ये न्यूज है, और ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटियम को लेके। अभी रिसेंटली क्या है, रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और फुकुशिमा यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने ये अफर्म किया है कि जो ट्रीटियम कंटेमिनिंग वेस्ट वाटर है, जो कहां से, फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट से है, अगर उसको क्या है, उसका कोई भी, उसको इस फ्रेश वाटर को कहां, ओशियन में रिलीज कर दिया जा रहा है। जब इसको ओशियन में रिलीज करते हैं तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, इस वेस्ट वाटर को क्या ट्रीट करके किया जाता है। अब बात करते हैं व्हाट इज ट्रीटियम। ट्रीटियम दिस वन एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है किसका, हाइड्रोजन। अगर मैं नॉर्मल हाइड्रोजन की बात करूं तो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते। लेकिन जब हम ट्रीटियम की बात करते हैं तो ट्रीटियम में एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, और साथ ही साथ 2 न्यूट्रॉन होंगे, और जो ये 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होंगे, इन्हीं की वजह से क्या है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनता है। अब अगर मैं बात करूं कि ट्रीटियम हमें कहां मिलता है, तो ट्रीटियम हमें दोनों फॉर्म में मिल सकता है। इट कैन आल्सो अकर नेचुरल फॉर्म एंड आल्सो अकर्ड इन बाय ड्यू टू द ह्यूमन मेड, या फिर मैन मेड एक्टिविटी से भी ट्रीटियम बनाया जा सकता है। अगर मैं नेचुरली अकर्ड की बात करूंगा, फिर नेचुरल फॉर्म में बात करूंगा, नेचुरल मेड, तो पर एटमॉस्फेयर में मिलेगा कॉस्मिक रे इंटरफेरेंस की वजह से, और एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ इंटरेक्शन होगा तब बन जाते हैं। अगर मैन मेड सोर्सेज की बात करूंगा तो न्यूक्लियर वेपन को जब आप डेटोनेट करते हैं तब, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो ट्रीटियम का प्रोडक्शन होता है वहां पे भी आपको मिल सकता है। अब कुछ प्रॉपर्टी की बात करें, हाफ लाइफ की बात करूं, कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, आप स्मेल नहीं कर सकते। हाफ लाइफ 12.3 ईयर की हाफ लाइफ होती है। ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो व्हाट दे फॉर्म, ट्रीटिएटेड वाटर बनाएंगे, HTO नाम से ट्रीटेटेड वाटर बनाएंगे, वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। और अगर मैं बात कहूं तो हमारे इकोसिस्टम में ये क्या है, वो नेचुरल वाटर के साथ भी कई बार बहते रहते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है। एंड अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एल्यूमिनेशन फॉस्फोरस के साथ मिला दोगे तो क्या करेगा, अंधेरे में सिग्नल को रिलीज करने के लिए इमरजेंसी लाइटर रनवे पे इनको यूज किया जाता है। मेडिकल रूप में एज ए ट्रेसर के रूप में यूज होता है, हार्ट डिजीज या फिर कैंसर या एड्स के बारे में आप ट्रेस कर सकते हो। और एनर्जी सेक्टर में कहां पे, वही बात है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में यूज होता है। सो देयर इज सम पॉइंट्स अबाउट द ट्रीटियम। और न्यूज ये थी कि फुकुशिमा दाची न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वाटर निकल रहा था, ट्रीटेड वाटर, ट्रीटियम वाटर, उसको ट्रीटियम प्रेजेंस वाटर जो था उसको ये बोल दिया गया है कि इसके नेग्लिजिबल इफेक्ट है अगर ये ओशन में रिलीज किया जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है वो एक बीमारी के बारे में है, दैट बीमारी इज न्यूमोकोकल डिजीज। अब न्यूमोकोकल डिजीज होती क्या है, इट्स अ लंग डिजीज, इट्स अ लंग डिजीज। अब न्यूमोकोकल डिजीज है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। और इससे भी क्या है, इसको न्यूमोकोकस के नाम से भी जाने जाते हैं। अभी होता है क्या है, अभी मोस्टली ह्यूमन के डिफरेंट, अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ये वैसे प्रेजेंट तो आपको मोस्टली लंग्स में मिलता है, लेकिन लंग्स के अलावा ये आपके ईयर्स में, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में और आपके ब्रेन को भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो अभी पूरी दुनिया में अगर न्यूमोकोकल के बारे में बात करें तो 90 डिस्टिंक्ट स्टीरियोटाइप्स के
वो है बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से काज होता है, लेकिन इनमें से कुछ ही एक दो है जो न्यूमोकोकल क्या है, बहुत सीवियर काइंड के डिजीज को प्रमोट करते हैं। अब अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो एक हेल्थी इंसान से अगर कोई इन्फेक्टेड है न्यूमोकोकल से तो क्या है, अगर वो स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, फिर उसका आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो किसी हेल्दी इंसान को भी क्या हो सकती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें दो तरह की, तो माइल्ड इन्फेक्शन है, माइल्ड इन्फेक्शन जब हो जाएंगे तो रिकवरी आप क्या है, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स वगैरह खा के उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन है तो आपको न्यूमोनिया हो सकता है, ब्लड स्ट्रीम का इन्फेक्शन होता है जिसको सेप्सिस बोलते हैं, और मिनिंजाइटिस हो सकता है। तो हियर दीज आर द प्रॉब्लम जो आपको न्यूमोकोकल डिजीज के दौरान हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ग्लोबल इंपैक्ट की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं ये आपको डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलती है, साथ के साथ यंग चिल्ड्रंस और ओल्ड एज के लोगों में ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 1 मिलियन बच्चों की डेथ न्यूमोकोकल डिजीज की वजह से हो जाती है। ठीक है, अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर माइल्ड इन्फेक्शन हो गए आपको तो आप क्या कर सकते हो, एंटीबायोटिक्स यूज करके आप इसको इजीली ट्रीट कर सकते हो। और अगर कोई वैक्सीनेशन की जरूरत हो सकता है, बट देयर आर सम एंटी माइक्रोबियल न्यूमोकोकल भी जो बढ़ रहा है, एंड दिस AMR pneumococcal disease has created a very big problem in the operations। तो अभी न्यूज में क्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली फाइजर कंपनी ने क्या किया है, न्यूमोकोकल डिजीज को लेके अपनी एक वैक्सीन रिलीज की है जिसका नाम है PCV20, जिसका नाम क्या है, PCV20 नाम से। और ये क्या है, ये नेक्स्ट जनरेशन है जो 20 टाइप ऑफ सीरोटाइप, जो 90 में से 20 है उनके अगेंस्ट में क्या है, ये काम करती है। तो फाइजर ने कंपनी रिलीज की है, वैक्सीन का नाम है PVC20 और न्यूमोकोकल डिजीज के अगेंस्ट में ये काम करे। ठीक है, सो नाउ मूव टू और नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट जो न्यूज है वो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, उन्होंने अभी इस एक प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है। और ये प्रोग्राम क्या था, दैट इज ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी, जिसको OCO के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये किसका प्रोग्राम था, इट इज ए प्रोग्राम लॉन्च और डेवलप्ड बाय नासा। हुआ क्या था, पहला मिशन रिलीज हुआ था OCO1 के नाम से 2009 में, और ये मिशन क्या हो गया था, लॉन्च के थोड़ी देर बाद ही फेल हो गया था। फिर दूसरा 2012 में लॉन्च किया, सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था, और इसने OCOD के डिजाइन के ऊपर किया था। और थर्ड वाला 2019 में लॉन्च किया गया था, और जिसे कहां रखा गया था, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में। अब ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो डाटा कलेक्ट करेगी और आपको ये बताएगी कि इन्वायरमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन कितना बढ़ रहा है, कितना हो रहा है। और इसके अलावा ये क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में हाई रेजोल्यूशन मैप रिलीज करेगी या फिर मैप क्रिएट करेगी सैटेलाइट के थ्रू, और जहां पे आप CO2 के एमिशन वगैरह के पॉइंट्स वहां से आप पता कर सकते हो। साथ के साथ ये क्या है, एग्रीकल्चर के बारे में बात करेगी, और क्या है, रेंज लैंड के मैनेजमेंट के बारे में, और ड्रॉट मॉनिटरिंग के अलावा ये भी काम करती है। सर CO2 के ही वो काम नहीं करती, कार्बन ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, CO2 की ट्रैकिंग के लिए भी काम हो सकती है, एंड दे हैव फॉरेस्ट मैपिंग, ग्रेजिंग असेसमेंट एंड एनवायरमेंटल। तो ध्यान रखना है, इसलिए न्यूज में था बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दिया है, ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरीज जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्लेस किया हुआ था। ठीक है, नाउ मूव टू और नेक्स्ट न्यूज। और नेक्स्ट न्यूज है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली क्या है, देखो इस तरह की खोपड़ी मिली है भाई। ठीक है, और खोपड़ी मिली कहाँ है, सुलोवासी आइलैंड में मिली है, जो कहाँ रहता है, इंडोनेशिया। अभी क्या हुआ है, बहुत पहले वेलेंशियन थे, वेलेंशियन ह्यूमैनॉइड मिला है। ठीक है, अब ये वेलेंशियन ह्यूमैनॉइड है क्या, वेलेंशियन ह्यूमैनॉइड बेसिकली होमो इरेक्टस नाम से थे, और जिनको प्री हिस्टोरिक स्पीसी माना जाता है। और ऐसा माना जाता है ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे, फ्लोरेस आइलैंड इंडोनेशिया और लिजोन आइलैंड फिलीपींस में 1.2 मिलियन साल पहले मिलती थी। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडोनेशिया ने सुलोवासी आइलैंड पे ऐसी खोपड़ी मिली है, जो क्या थी, जो वेलेंशियन होमिनिड्स की थी। वेलेंशियन जो पुराने एंशिएंट टाइम में लोग रह रहे थे, जो कहां पे, फ्लोरेंस और लिजोन आइलैंड में रह रहे थे। ठीक है, अब मिला क्या है, आर्कियोलॉजिकल कहां, ऑस्ट्रेलिया के, इंडोनेशिया के, इन दोनों ने एक बहुत ही छोटी सी चिप्ड स्टोन टूल की मदद से पोंग और साउथ सुलोवासी में क्या किया था, इन्होंने एनिमल्स को कट किया और क्रेविंग की रॉक्स की, और फिर उनमें उसके नीचे उन्हें जब डेटिंग की तो उन्हें क्या पता चला, उन्हें ये पता चला कि ये जो है ये 1.4 मिलियन साल पुरानी। ठीक है, और
ऐसा माना जाता है कि ये जो सुलोवासी वेलेंकियन थे ये होमोसेपियन से पहले भी मौजूद थे। तो दो चीजें नहीं पता लगी, एक तो ये कि ये सुलोवासी आइलैंड पे भी थे। पहला क्या माना जाता है, पहले ये माना जाता था फ्लोरेंस आइलैंड या फिर लिजोन आइलैंड में ही इंडोनेशिया में मिलते हैं, लेकिन अभी क्या है रिसेंटली में ये भी पता लगा कि सुलोवासी में मिला। और कितने साल पुराने मिले हैं, 1.48 मिलियन ईयर्स पहले। और ये माना जाता है कि ये होमोसेपियन जो हम मॉडर्न डे ह्यूमन है, जो हम जिनको होमोसेपियंस बोलते हैं, उनसे भी पहले मौजूद थे। ठीक है, नई स्टडी है। अब वेलेंसिया के बारे में, वेलेंसिया क्या है, एक बायोजियोग्राफिकल जोन है जो ईस्टर्न इंडोनेशिया में, जिसमें सुलोवेसी आइलैंड आएंगे, लैम्बोक आएगा, फ्लोरेस आएगा, तिमोर एंड सुम्बावा आएगा। ठीक है, और ये लाई कहां करता है, एशिया की ब्रुनोई और जावा के बीच में होता है, देख लेना। ठीक है, तो अब ये है, अब इससे एक चीज और पता लगती है कि सिर्फ फ्लोरेंस आइलैंड और लिजोन में ही नहीं थे, सुलोवेसी में भी वेलेंसियन रहते थे। ठीक है, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट न्यूज। भूनीर के नाम से एक नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये पोर्टल किस काम का है, भूनीर नाम का पोर्टल 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसको सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA ने लॉन्च किया था। और किसके अंडर में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में। और इसका पर्पज क्या था, इसका पर्पज ये था कि ये जितना ये स्ट्रीमलाइन था, फ्रेंडली यूजली प्लेटफॉर्म था, और ये जितने भी जिन भी इंडस्ट्रीज को या फिर जितने भी जो भी जिनको बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्राउंड वाटर से निकालना है, ग्राउंड वाटर को निकालना है कंपनीज को या फिर इंडस्ट्रीज को, तो उन इंडस्ट्रीज या कंपनीज को भी क्या है, एनओसी प्रोवाइड करता था। पहले ही भूनीर पे जाके आपको रजिस्टर कराना पड़ता था कि आपको इतना इतना अमाउंट में क्या है, फ्रेश वाटर, अंडरग्राउंड वाटर आपको निकालना है, एंड देन आप उसको क्या कर सकते थे, आप उसको यूज कर सकते थे। अभी क्या है, भूनीर में क्या है, और इसके बारे में कुछ है कि सेंट्रलाइज डाटाबेस है, यूजर फ्रेंडली है, पेन बेस्ड सिंगल आईडी सिस्टम है कि आपको पेन नंबर देना पड़ेगा, और फिर क्या क्यूआर बेस्ड इनेबल एनओसी दे रहे हैं। और क्यूआर बेस्ड एनओसी है तो क्या है, थोड़ा सेफ गार्डिंग भी है, आप डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकते हो। अभी क्या है, अभी पोर्टल ने क्या किया, ऑनलाइन सबमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एनओसी कर दिया है, पहले ये अवेलेबल नहीं था। अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया, पहले आपको जाके अप्लाई करना पड़ता था, ऑनलाइन आपको एनओसी नहीं मिलता था। ठीक है, अभी आपको ऑनलाइन ही एनओसी मिल जाएगा। तो भूनीर के बारे में, ठीक है, नया पोर्टल लॉन्च हुआ। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग अ डिजीज, एक बीमारी के बारे में है, और जिस बीमारी का नाम है चागस डिजीज। ठीक है, नॉर्मली अभी क्या हुआ है, अभी चागस डिजीज के ऊपर मतलब इतना वो नहीं है, नॉलेज वगैरह लोगों को ज्यादा नहीं है। अगर इसके बारे में बात करें तो दिस इज नोन एज अमेरिकन ट्राइपेनोसोमाइसिस। ठीक है, और एक पैरासाइट इन्फेक्शन है, और जो पैरासाइट है उस पैरासाइट का नाम है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ट्राइसोनोपैमा क्रूजी। और ये इनके बाइट्स वगैरह से, वेक्टर वगैरह से होता है, और पैरासाइट भी। तो एक बग है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्राइटोमिक बग, और इसको रिडोवी या फिर किसिंग बग भी बोलते हैं। व्हाई इट इज नोन एज किसिंग बग, बिकॉज जब ये बग काटता है तो ये सिर्फ फेस के एरिया पे ही काटता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज किसिंग बग। और किसिंग बग का क्या है, किसिंग बग का नाम है ट्राइटोमाइन बग। और ट्राइटोमाइन बग जब, और यही वेक्टर है किसका, ये ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई जो बैक्टीरिया वो है, पैरासाइट है, और इसी पैरासाइट की वजह से क्या है, चागस डिजीज फैलती है। अभी क्या ट्रांसमिशन के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान, कंटेमिनेटेड फूड या बेवरेज के थ्रू हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड लेबोरेटरी एक्सपोजर के। इंडिया मौजूद है, आंसर इज नो। साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिमको में ही यही ट्राइटोमाइन बग्स मिलते हैं, और इन्हीं बग्स की वजह से ये बीमारी सिर्फ यहीं पे मिलती है। लेकिन अभी क्या है, इस बीमारी के केस और वर्ल्ड में भी दिखे गए हैं, बिकॉज माइग्रेशन की वजह से, या फिर आप कहीं और घूम रहे तो बग उसके साथ में ट्रेवल कर रहा है वर्ल्ड के दूसरे फेज में। नॉर्मली क्या होता है, सिम्टम्स क्या होंगे, एक्यूट फेज में क्या होंगे, आपको ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, माइल्ड फीवर होगा, फटीग होगा, और स्वेलिंग आ जाएगी जहां पे इस किसिंग बग ने आपको बाइट किया है। और अगर अर्ली ट्रीटमेंट होती है तो आप इस पैरासाइट को एलिमिनेट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको लंबे टाइम तक बिना इलाज किए छोड़ देते हो तो बहुत सालों तक क्या होता है, ये आपके लिए हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम या नर्व सिस्टम को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, और साथ के साथ ऐसा हो सकता है कि ये बीमारी आगे चल के लाइलाज हो जाए। अभी है क्या, अभी स्टार्टिंग में तो आप क्या कर सकते हो, एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स यूज करके सिर्फ अर्ली स्टेजेस में इसको ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हो जाएगा तो आप इसको फिर ठीक नहीं कर सकते।
तो अभी क्या है, चंगस डिजीज के बारे में इतना नहीं है, और बहुत सारे साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको से बहुत सारे लोग इसके लिए ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़े और इस बीमारी का कोई ना कोई इलाज आगे मिले। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दिस इज नोन एज द किसिंग बग एंड पैरासाइट इन्फेक्शन है, और पैरासाइट का नाम है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। ठीक है, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट मिशन, और ये एक मिशन है और जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, 4 नई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। कहां पे, उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में। स्टेट है 3, उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश, लेकिन प्रोजेक्ट कितने हैं, 4 है। और इसके अंडर में, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर में 4 नए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अभी आईएसएम है क्या, आईएसएम है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, जिसको क्या है, स्पेशलाइजेशन और ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस बॉडी है जो इंडिया में होने वाले प्रोडक्शन, किसके, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह के प्रोडक्शन में काम आता है, और किसके अंडर में काम करता है, इट इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइती के अंडर में काम करता है। और ये क्या है, और जो डिजिटल इंडिया कोऑपरेशन के साथ भी मिलकर काम करता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस करता है। और आईएसएम क्या है, एक नोडल एजेंसी है जो इंडिया के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के कामों को, या फिर उसके एम्बिशन को आगे बढ़ाने के लिए, कि इंडिया इनके फील्ड में बहुत आगे बढ़े, तो उसके लिए क्या है, आईएसएम इज द नोडल एजेंसी। अच्छा, आईएसएम के ऑब्जेक्टिव क्या है, सेमीकंडक्टर के बिजनेस को बूस्ट करना, डिस्प्ले के को बूस्ट करना, साथ के साथ क्या है, इंडिया की पोजीशन लेके आना ग्लोबल हब फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। साथ के साथ क्या है, इंप्लीमेंटेशन करना, जो भी स्ट्रेटेजीज आएंगी किसके अंडर में, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंडर में। साथ के साथ क्या है, फुल एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी दे रखी है कि अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो लॉन्च कब हुआ था, लॉन्च हुआ था इन द ईयर ऑफ 2021 विद द फाइनेंशियल आउटले ऑफ 76,000 करोड़ रुपए। इतने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे सेमीकॉन इंडिया प्रोजेक्ट में, ताकि इंडिया क्या है, इंडिया सेमीकंडक्टर चिप और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में हाई, मतलब अपनी ग्लोबल लेवल पे अपनी डिमांड बढ़ा सके। साथ ही साथ क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करता है कंपनीज को, लेबोरेटरीज को, और आईपी क्रिएशन एंड कोलैबोरेशन के लिए भी ग्लोबल पार्टनर या फिर प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इनवाइट करता है। अब इसकी कुछ लैब, कुछ स्कीम है और कुछ फैब्स हैं, वो भी देख लीजिए आप एक बार। जैसे इसकी एक फैब है, सेमीकंडक्टर फैब स्कीम। ये क्या करती है, ये चिप फैब्रिकेशन, चिप बनाने के लिए काम करती है। डिस्प्ले फैब स्कीम है, डिस्प्ले पैनल के लिए काम करती है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर एटीएमपी ओएसटी स्कीम है, ये एडवांस पैकेजिंग, फोटोनिक और सेंसर के लिए काम करती है। और डिजाइन इंसेंटिव, डिजाइन लिंक इंसेंटिव्स जो कुछ होते हैं, प्रोजेक्ट लिंक इंसेंटिव्स पीएलआईज होते हैं, लेकिन ये क्या है, दैट इज डिजाइन लिंक इंसेंटिव्स, क्योंकि क्या है, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप्स वगैरह को इंसेंटिवाइज करते हैं ये लोग। ठीक है, अभी क्या है, नए 4 प्रोजेक्ट के लिए 4,600 करोड़ वो किए गए, नए सैंक्शन किए गए। पहले कितने किए गए थे, 7,600 करोड़, 76,000, 76,000 करोड़ रुपए पहले सैंक्शन किए गए थे 2021 में, और अभी 2025 में 4,600 करोड़ रुपए और सैंक्शन किए गए हैं। और ये चिप्स का जो रोल है, इंडिया मेड चिप्स कब तक माना जा रहा है कि इस साल के आगे तक नई चिप्स, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग चिप्स बन जाएंगे, सेमीकंडक्टर चिप्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। अब ये जो नेक्स्ट न्यूज है, ये है सभा सार एआई टूल के बारे में। त्रिपुरा में क्या हो रहा है, त्रिपुरा में ये चीज स्कीम लॉन्च की गई है, और त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अपने इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त के टाइम पे उन्होंने एक नया एआई टूल यूज किया है, जो क्या करेगा, जो भी ग्राम सभा के जितने भी मिनट्स होंगी उन सभी को, चाहे वो वीडियोस की फॉर्म में हो, चाहे वो मतलब ऑडियो की फॉर्मेट में हो, जैसे सभा चलिए, ग्राम सभा चलिए, उस ग्राम सभा में वीडियो आप उसको क्या करोगे, इस एआई टूल का यूज करोगे, उस मीटिंग में जितने भी, चाहे वो वीडियो वर्चुअल फॉर्म में हो, चाहे फिर ऑडियो के फॉर्म में हुई हो, या फिर ऑनलाइन हुई हो, कैसे हुई हो, उन सबके माइन्यूट मिनट्स कि हाँ इस ग्राम पंचायत में क्या क्या डिसीजन हुए, क्या क्या फंडे थे, और जो भी मीटिंग के माइन्यूट्स हैं, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, वो उन सबको क्या है, वो अपने आप बना लेगा, समराइज कर लेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन है, समराइज कर लेगा ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स को। ठीक है, एआई टूल्स के लिए। और क्या है, इस पे भाषिनी नाम से मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, और इसमें आप कैंटीन रीजन में हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और इंग्लिश में भी क्या है, इनको चेंज कर सकते हो। और हुआ कहाँ है, दिस इज हैपेंड इन त्रिपुरा। ठीक है, तो एक नया फेज है जिसमें क्या है, ई ग्राम स्वराज और इन सब के बारे में करा है। तो क्या है, ई गवर्नेंस का एक पार्ट है जिसमें एआई हेल्प कर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जब आप उनके बारे में चीजें लिखते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। एक नया बैक्टीरिया मिला है, और वो बैक्टीरिया ऐसा है, प्लास्टिक खा लेता है। ठीक, कमाल का चीज। ठीक है, और इसका नाम है आइडियोनेला स्काइनेसिस।
ठीक है। अभी रिसेंटली क्या है, रिसर्च हुई है जिसमें प्लास्टिक आइडिनेला स्काइनेसिस नाम से एक बैक्टीरिया मिला है जो प्लास्टिक को डिग्रेड कर देता है और प्लास्टिक को क्या कर लेता है, खा जाता है। ठीक है। अब कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी फैमिली का नाम है कैमामोना डाइसी। ठीक है। और जापानी रिसर्च ने क्या किया है, जापानी रिसर्च ने इसको डिस्कवरी की है, साथ के साथ क्या किया, इन्होंने देखा कि पॉलीथाइन टेरेफेलेट जो होता है, पीईटी जिसको कॉमन प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है, उसको ये खा जाता है। अब बात है तो क्या है, ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, दिस इज द ग्राम नेगेटिव, रोड शेप्ड है। ठीक है, 1 to 1 माइक्रो ये सब है। ठीक है। तो एक नई हुई है इसके बारे में, ये कुछ पॉइंट है जो पीईटी के बारे में तो ध्यान रखना है। आइडोनेला स्काइनेसिस नाम से एक बैक्टीरिया मिला है और ये बैक्टीरिया क्या करता है, प्लास्टिक खा लेता है। ठीक है। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट। अपार आईडी, सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने कंपलसरी कर दी है क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए अपार आईडी के लिए। ठीक है, कि एकेडमिक सेशन 2026 से सबके पास अपार आईडी होना कंपलसरी है। और अपार आईडी की फुल फॉर्म क्या, अपार आईडी है क्या, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो एक 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर है जो हर एक स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, असाइन किया जाएगा। और हर एक स्टूडेंट को असाइन करने से क्या मतलब है कि मतलब जैसे आपका आधार कार्ड की एक यूनिक आईडी है, वैसे हर एक स्टूडेंट की आईडी बन जाएगी कि उसने कितनी पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई की। अगर कल को उसे स्कूल ट्रांसफर करना है तो अपार आईडी की वजह से क्या उसको डायरेक्ट यूज कर पाओ। ठीक है। तो जैसे वन नेशन वन आधार कार्ड या वन नेशन वन वोटर कार्ड है, वैसे क्या हो जाएगा, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल एकेडमिक पासपोर्ट। इस पे आपका सारी चीजें पता लग जाएगी कि आपने कहाँ से 10th की, कहाँ से 12th की, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, आपने कहाँ से पीएचडी की और कहाँ कितने मार्क्स थे और सब कुछ। ठीक है, सब कुछ आपका ऑनलाइन डाटा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई ने क्या कर दिया, 2026 के एकेडमिक ईयर के लिए इसको कंपलसरी कर दिया फॉर द क्लास 9th एंड 12th। ठीक है। और यूडाइस के ऊपर, और ये जनरेट कहाँ होती है, ध्यान रखना, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूडाइस प्लस के ऊपर ये जनरेट होती है आईडी। ठीक है। नेक्स्ट है इन स्पेस के बारे में। इन स्पेस न्यूज में रहता है, इन स्पेस क्या कर रहा है, इन स्पेस ने अभी प्राइवेट सेक्टर इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए काम किया। इन स्पेस क्या, सिंगल विंडो ऑटोनोमस नोडल एजेंसी इसरो के अंडर में काम करती है नेशनल। ठीक है। तो कुछ है, ये हमेशा से रहता है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। हमेशा इन स्पेस दो ही बनी थी, एक तो इन स्पेस बनी थी, एक एनएलएस आईडी बनी थी 2019 के टाइम पे। सो आप इसको देख लीजिएगा, इसको सब याद करने का है। ठीक है। हाँ, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये ब्रेक थ्रू न्यूज है, ये है ब्रूवेस्निक मिसाइल के बारे में। अभी रिसेंटली क्या किया, रिसेंटली रशिया ने अपनी एक नई टाइप की एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया विद द 9M730 ब्रूवेस्निक न्यूक्लियर पावर्ड एंड न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल। अब दिक्कत क्या, अब क्या है सिस्टम, ये है कि अब तक मोस्टली क्या था, बैलिस्टिक कॉमनली ऐसा नहीं है कि ऐसा ही, कॉमनली क्या था, बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती थी, वो न्यूक्लियर पावर्ड होती थी और न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जाती थी, न्यूक्लियर कैपेबल होती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी रशिया ने एक नई मिसाइल लॉन्च की है, क्रूज मिसाइल, जिसका नाम है ब्रूवेत्सनिक। और इस ब्रूवेत्सनिक मिसाइल ये क्रूज मिसाइल है। और क्रूज मिसाइल कैसी है, न्यूक्लियर पावर्ड है। और न्यूक्लियर पावर होने की वजह से अभी क्या होता था, नॉर्मली क्रूज मिसाइल की रेंज बहुत शॉर्ट होती थी, लेकिन आप यहां देखो इसकी रेंज है 22,000 किलोमीटर। और क्रूज मिसाइल है तो अर्थ के सरफेस के साथ चलेगी, जब चाहे अपनी डायरेक्शन बदल सकती है। तो ये है कि एक तो न्यूक्लियर पावर होने की वजह से इसको क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में रेंज मिल गई है। और रेंज मिलने की वजह से क्या है, ये अटैक करने से पहले धरती के 3-4 चक्कर काट लेगी, उसके बाद में अटैक करेगी। ठीक है, दिस इज समथिंग। इसको नाटो ने एक नाम दिया है, दैट इज नोन एज स्काईफॉल। और इस मिसाइल के आने से ये चीज हो गई है कि जितने भी नॉर्मल कंडीशंस थी, जितने भी नॉर्मल प्रोग्राम्स, उसमें क्या हो रहा था, अब बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज कर रहे थे और उनसे लॉन्ग रेंज प्रोवाइड कर रहे थे। ये मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा नक्शा बदल देगी मिसाइल। क्योंकि ये क्रूज मिसाइल क्या करेगी, क्रूज मिसाइल बहुत नीचे से, जब आपने डिफरेंस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके पढ़ो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में। ठीक है। ये क्या करेगी, बैलिस्टिक मिसाइल्स बाहर से जाती है, स्पेस से बाहर आती है, लेकिन क्रूज मिसाइल क्या है, अर्थ के सरफेस के साथ सो जाती है, इसीलिए वो। और दूसरा क्या है, क्रूज मिसाइल नेविगेबल होती है, आप उनको मिडवे में पाथ उनका बदल सकते हो। जब आपको मिडवे पाथ बदल सकते हो, और नेविगेशन बेस्ड सैटेलाइट होती है, मतलब वो मिसाइल्स होती हैं। ठीक है। तो नेविगेशन पे जीपीएस पे आधारित होंगी, नाविक पे आधारित होंगी, ग्लास फ्लोस पे आधारित होंगी।
तो उस वजह से क्या है वो अपना मिडवे पाथ बदल सकती है, रूट। और अगर ऐसे कोई मिसाइल हो जो क्या न्यूक्लियर पावर भी ले जाए, रडार के डिटेक्शन में भी ना आए, उसकी रेंज भी बहुत ज्यादा हो जाए, सो इट्स अ वेरी डेंजरस गेम। सो मॉडर्न डे टाइम में क्या करेगा ये पूरा का पूरा मॉडर्न वॉरफेयर का स्टाइल चेंज करने वाले, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। ये एक एक्सरसाइज के बारे में है, इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे हम। फ्लाइंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। अब इसका भी क्या है, इसमें आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। 2005 में स्टार्ट हुई थी। कोऑपरेशन के ऊपर दो चीजें हैं, इसके दो फेज होते हैं, एक तो हार्बर फेज है कोलंबो पोर्ट पे, और दूसरा सी फेज है वेस्टर्न वाटर्स ऑफ कोलंबो, ये यहाँ पे होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इंडियन एक्सरसाइज की रीजन पढ़ लेना, इसको पढ़ने का सिर्फ इसमें 10 समझ। ये देखो एस्ट्रेलोपिथेकस हमारे एंसेस्टर होते थे, दिस वे, ठीक है। अभी रिसेंटली एक फोसिल मिला है और उस फोसिल से ये मिला है कि जो क्या थे, एस्ट्रोपिलेथिस थे, जो अर्ली होमोसेपियंस के साथ कोएग्जिस्ट करते थे, सेम के सेम कहां पे, अफ्रीकन रीजन पे। अब ये है इनके बारे में कुछ पॉइंट सुन लो। जैसे अगर इनके फेशियल की बात करोगे तो फ्लैट नोज होगा, ठीक है। लोअर जो होगा, इन आम इंसानों के मुकाबले इनका ब्रेन साइज 1/3 था। लॉन्ग स्ट्रॉन्ग आर्म थे, लिम्स थे, स्मॉल कैनाइन्स थे। साथ के साथ क्या था, होमो सेक्सुअल होमो डायमोर्फियम थे कि मेल्स का साइज बड़ा होगा, फीमेल्स का साइज छोटा है, ठीक है। और नॉर्मली वेट कितना था, 30 से 50 किलोग्राम, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये पता है कि एस्ट्रोपिथेलिसिस एक फोसिल मिला है जो ये बता रहा है कि ये होमोसेपियंस के साथ ही रहते थे, कहां पे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और लगभग इनके क्या है, इथोपिया में इनके मिलने के प्राइस है लगभग 3.2 मिलियन ईयर के राउंड भी, 3.3 मिलियन ईयर के राउंड पे पहले रह रहे थे, ठीक है। तो दे आर बेसिकली क्या है, के टाइम पे रह रहे हैं, तो दे आर नोन एज द कजिन्स, ऐसा इन्हें फोसिल स्टडी के दौरान मिला है। तो एस्ट्राफिलिथ जो है एस्ट्रोपिथेकस नाम से जो है, ध्यान रख रहे हैं इनके बारे में। नाउ मूव टू नेक्स्ट मूवी। यस, जेफ बेजोस की जो मदर है उनको ये बीमारी, एक नई बीमारी पता लगी है, दैट इज द लेवी बॉडी डेमेंशिया। इनकी मदर जैकी बेजोस है, उनकी मदर, उनको लेवी बॉडी डेमेंशिया हुआ। अब मोस्ट कॉमनली हमारे टाइप में क्या है, दो टाइप के ही डेमेंशिया होते हैं, एक तो एल्जाइमर्स डिजीज की वजह से होता है जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। लेकिन लेवी जो है, लेवी बॉडी डेमेंशिया, सेकंड मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और ये क्या है, आपके बॉडी में, सॉरी आपके ब्रेन में प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है, और ये प्रोटीन का क्या नाम है, अल्फा साइनोक्लेन। ध्यान रखना है, अल्फा साइनोक्लेन। जब इसका प्रोटीन का ब्रेन में डिपोजिशन हो जाता है, और इस डिपोजिशन की वजह से क्या है, केमिकल ब्रेन में केमिकल डिसबैलेंस हो जाता है, और उससे क्या है, नॉर्मल जो एक्टिविटी है ब्रेन की वो हैम्पर हो जाती है, और उसी वजह से क्या है, आपको लेवी बॉडी डेमेंशिया हो जाता है। वैसे अगर बात करें तो लेवी बॉडी डेमेंशिया की दो कंडीशन है, एक तो डेमेंशिया विद द लेवी बॉडी, और दूसरा पार्किंसन डिजीज डेमेंशिया। और दोनों में क्या है, आपकी जो कोग्निटिव एबिलिटी है वो डिक्लाइन होती रहती है। साथ के साथ जैसे जैसे जो आपके है नॉर्मल क्या है, आप स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा चलने फिरने में डिफिकल्टी होगी, फिर आप नॉर्मल काम नहीं कर पाओगे, और फिर आप क्या है, आपके मसल्स रिजिडी हो जाएगी, और आप सारे के सारे बेड रिडन हो जाओगे। नॉर्मली ये जो लेवी बॉडी डेमेंशिया है वो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है, और ओल्ड एज में ही ज्यादा देखा जाता है। पर ऐसा नहीं है कि लेवी बॉडी डेमेंशिया अर्ली एज में डिटेक्ट नहीं होता। यस, इट आल्सो हैव द पॉसिबिलिटी कि अर्ली एज में भी क्या आपको लेवी बॉडी डेमेंशिया देखने को मिले, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर किसी को डिटेक्ट हो गया है तो कम से कम 5 या 7 साल उसके डायलेशन से होने तक, उसके डेथ, मतलब अगर आपको लेवी बॉडी डेमेंशिया हो गया तो उसके आपके 5 से 7 साल ही जिंदा रहोगे, उसके बाद आपकी डेथ हो ही जाएगी नॉर्मल, ठीक है। अगर कॉमन सिम्टम्स की बात करो तो आपको विजुअल हेलुसिनेशन हो जाएगा, वो चीजें दिखने लग जाएंगे जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। फ्लक्चुएशन इन अलर्टनेस एंड अटेंशन, अटेंशन में आप ध्यान का आप गुमसुम हो जाओगे, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर ख्यालों में तो हम अब भी खो जाते हैं, अरे भाई वो ख्यालों की बात नहीं है, ठीक है। वैसे आप अटेंशन आप नहीं कर पाओगे, फोकस करते हुए नहीं हो पाओगे। अब तो आपके साथ वही तो ना, अभी तो आपके ब्रेन में केमिकल लोचा हो रहा है, इसी वजह से आपका ध्यान कहीं और भटक जाता है, तो वही केमिकल लोचे की वजह से,
ठीक है। एंड पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आ जाएंगे, जैसे रिजिड मसल्स हो जाएंगी, मूवमेंट में स्लोनेस आ जाएगी, साथ के साथ ट्रेमर्स हो जाएंगे, चलने में डिफिकल्टी हो जाएगी, साथ के साथ कोग्निटिव एबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। पर जैसे जैसे ये बीमारी बहुत एडवांस हो जाती है या फिर आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है कि इंसान को केयर टेकर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो अभी देयर इज नो क्योर फाउंड फॉर द लेवी बॉडी डेमेंशिया, डेमेंशिया अल्जाइमर, इनका कोई इलाज है ही नहीं। ठीक है। वैसे मेडिसिन और थेरेपी से आप कुछ टाइम तक, लंबे टाइम तक कर सकते हो, मतलब कोग्निटिव थोड़ा सा डिपेंड रह सकते हो, लेकिन आपकी डिपेंडेंस टाइम के साथ साथ कंडीशन वर्स होती ही होती है। ठीक है। इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत रेयर है। ये एक और न्यूज है। ठीक है। ये न्यूज है रिलेटेड ई सुश्रुत एट क्लिनिक के नाम से। अभी क्या हुआ है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने क्या किया है, सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक के साथ में मिलके एक एमओयू साइन किया है किनको लेके, ई सुश्रुत एट क्लिनिक के नाम से। सुश्रुत बहुत हमारे इंडिया के टाइम पे फर्स्ट सर्जन थे। ठीक है। आप पढ़ना सुश्रुत के बारे में आज गूगल पे। वो क्या करते थे, वो अगर वॉर टाइम में किसी को तलवार से कोई पेट वगैरह चिर जाता था, कोई कुछ कट जाता था, तो वो ऑपरेशन भी, सर्जरी भी परफॉर्म कर देते थे। और टाके लगाने के लिए क्या करते थे, स्पेशल काइंड की चीटियों का यूज करते थे, और चीटियों से ऐसे कटवा लेते, जैसे कि मेरे यहाँ पे कट लग गया तो चीटियों से वो कटवा लेते थे, और चीटियां ऐसे होल्ड कर लेंगे और फिर चीटियों को पीछे से काट देते थे। थोड़े टाइम में बॉडी अपने आप डिजोल्व हो जाती। तो ही वाज द फर्स्ट सर्जन जिन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए थे सुश्रुत के नाम से। अभी ये ईसुश्रुत एट द रेट क्लिनिक किसने किया है, सीडैक ने किया है। लाइट वेटेड है, गवर्नमेंट बैक्ड, क्या है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो स्मॉल और मीडियम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए है, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर में आ रहा है। ठीक है। आउट पेशेंट फोकस मॉड्यूल है, लो कॉस्ट सोल्यूशन है, इजी आउटबोर्डिंग, रजिस्ट्री और सबके लिए। ठीक है। तो ध्यान रखना ई सुश्रुत किसने लॉन्च किया है, कैसे है, और ये एक दो चीजें हैं इसके बारे में, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आपका डेटा वगैरह के बारे में कैसे क्या काम करेंगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री। ठीक है। नई न्यूज है, नया पॉइंट है, दिस अबाउट द आइकोनिक लिक्विड्स। आइकोनिक लिक्विड्स वो सोल्ट्स हैं जो क्या करेंगे, जो लिक्विड स्टेट में रहेंगे रूम टेम्परेचर पे, वो आयंस है, वो सोल्ट्स है जो बेसिकली क्या रहेंगे, लिक्विड स्टेट रहेंगे रूम टेम्परेचर पे। लेकिन ये जो हमारे, लेकिन इनका नेचर कैसे है, न्यूट्रल रहेंगे। और ये जैसे जब हमारे नॉर्मल क्या है, कन्वेंशनल जैसे वाटर के जैसे नहीं है। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये चार्ज पार्टिकल्स करेंगे, साथ के साथ आयन के साथ पेयर करेंगे, और इनके फिजिकल और केमिकल, डिस्टिंक्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आप अगर बिल्कुल अच्छा वाटर लेते हो, प्योर वाटर है, तो वो क्या है, चार्ज कंडक्टिंग, वो नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस आउट या फिर ट्रांसमिशन नहीं कर सकता है। ठीक है। उसमें आपको सॉल्ट ऐड करने पड़ेंगे। तो वैसा नहीं है, लिक्विड वाटर के जैसे लिक्विड नहीं है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड। ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक है। पर ये क्या है, ये वो सोल्ट है जो बिना डिकम्पोज हुए या वेपराइज्ड हुए क्या है, स्टेबल आयोनिक फॉर्म में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल है, टेट्रा ब्यूटेन अमोनिया नाइट्रेट, क्लोनाइन एसीटेट, 1 साइनोमिथाइल, 3 मिथाइलो मिडाजोलिन। ठीक है। क्लोराइड, ये 3 एग्जांपल है, ध्यान रखना। ये क्या है, ये आयोनिक लिक्विड्स के हैं। और साथ के साथ दे आल्सो रेफर्ड एज अ लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, आइकोनिक मेल्ट, फ्यूज सॉल्ट्स। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये ना तो वोलेटाइल होते हैं, ना ये फ्लेमेबल है, ना जल सकते हैं, थर्मली टेम्परेचर के ऊपर हाईली स्टेबल हैं। ठीक है। कम से कम 200 से 400 डिग्री का टेम्परेचर ले सकते हैं, हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं, सबसे बड़ी कंडीशन हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं, हाइड्रोफोबिक हो सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोफोबिक हैं तो आप इनको वहां पे यूज कर सकते हो जहां पे आपको क्या यूज करना है, आपको ऐसी डिस्प्लेज बनानी है, ऐसे डिस्प्ले बनानी है जो क्या करें, जिनको अगर आप पानी में भी रख दो, डीप ओशन में ले जाओ, तब कोई प्रॉब्लम ना पड़े, हाइड्रोफिलिक हो जाएंगे, फोबिक हो जाएंगी। ठीक है। इनके आयोनिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाइड्रोफिलिक बनेंगे या हाइड्रोफोबिक बनेंगी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। ठीक है। साथ के साथ हाईली ट्यूनेबल है, इन्फ्लुएंटेड बाय टाइप एंड साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब है क्या, आप इनको क्या कर सकते हो, ग्रीन केमिस्ट्री में यूज कर सकते हो, इको फ्रेंडली है। ठीक है। वोलेटाइल सॉल्वेंट की वजह। ठीक है। आप जो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं ना, ओएलईडीज, ऐसा हो सकता है कि अगर इनमें काम किया जाए तो आयोनिक लिक्विड्स क्या है, ओएलईडीज के डिस्प्ले लेंगे, जगह ले लेंगे कैटालाइट बायोकेमिस्ट्री एरिना में। और साथ के साथ एस्ट्रोबायोलॉजिकल रिलेवेंस भी इनका, ऐसा माना जाता है कि आयोनिक लिक्विड्स क्या कर सकते हैं, दे कैन सपोर्ट लाइफ ऑन द रॉकी अर्थ सरफेस। तो
ऐसा मान सकते हैं कि आयनिक लिक्विड्स का यूज करके हम क्या है दूसरे ग्रहों पे लाइफ को सपोर्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो हाईली सब्सटेंशियल बात है। आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा है बट स्टिल अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ध्यान रह जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है बीएपीज के बारे में, बायोएक्टिव पेप्टाइड्स के बारे में। ठीक है, बायोएक्टिव पेप्टाइड्स बीएपीज शॉर्ट में क्या है, वो शॉर्ट अमीनो एसिड्स हैं और ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बॉडी के लिए अमीनो एसिड्स उनसे ही बनते हैं। और कब होते हैं ये बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं बीएपीज। और ऐसा माना जाता है कि जब हमारी बॉडी क्या करती है, जब हमारी बॉडी में बड़े साइज वाले प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं और उन्हीं के ब्रेक डाउन होने पे ये बनते हैं। और जब बनते हैं तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बीएपीज, बायोएक्टिव पेप्टाइड्स के लिए। अब होता क्या है, बायोपेप्टाइड्स क्या है, फ्रीली होते हैं नेचर में, कुछ एक है एम्बेडेड विद इन द पेरेंट प्रोटीन में होते हैं, बाकी सब अब आपको कहाँ मिलेंगे, मिल्क या चीज में मिलेंगे, फर्मेंटेड फ्रूट्स में मिलेंगे, वेजिटेबल्स लाइक पिकल्स में मिलेंगे, एग, फिश, मीट एंड सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स में मिलेंगे। ठीक है, साथ के साथ बहुत सारे बीएपीज ऐसे हैं जो मैन मेड भी हैं, जिनको आप लेबोरेटरीज में फॉर्म कर सकते हो या फिर केमिकल सिंथेसिस की मदद से भी आप उनको क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो या फिर क्रिएट कर सकते हो या प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो इनको एज ए पॉजिटिव साइकोलॉजिक, इनका क्या है बॉडी के ऊपर पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। और ऐसा माना जा रहा है कि बीएपीज आगे चल के क्या है, नेक्स्ट जनरेशनल बायोलॉजिकल रेगुलेटर्स बनेंगे, जो हमारी बॉडी में क्या है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन और माइक्रोबियल स्पोलेज हो जाता है फूड में। ठीक है, साथ के साथ बहुत हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज या डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट करने के लिए भी काम आएंगे। एंड साथ के साथ क्या है, इनका यूज करने से ह्यूमंस की ओवरऑल हेल्थ या फिर ओवरऑल जो एज है वो क्या है, बढ़ जाएगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चाहे पेप्टाइड्स की बात करो चाहे प्रोटीन्स की बात करो, दोनों में पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं, साइडो स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। नॉर्मली 100 से ज्यादा क्या है पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड स्ट्रक्चर्स, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये नेक्स्ट जनरेशन बायो इंडिकेटर्स हो सकते हैं, बीएपीज, बायो, ठीक है, एक्टिव पेप्टाइड्स। ठीक है, जहां से मिलते हैं तो मतलब बॉडी के लिए है। और ऐसा हो सकता है कि आप जीन एडिटिंग कर सकते हैं, नॉट जीन एडिटिंग, आप इनका यूज करके आप टारगेटेड ड्रग डिलीवरी भी कर सकते हो फ्यूचर। This there is a some scope in the BAPs. E cholera, E coli, E cholera जिसको E cholera जिसकी वजह से होता है E coli, ठीक है, एस्चेरिया कोलाई। अभी नॉर्मली क्या हुआ है, अभी साइंटिस्ट ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोलेराई का यूज करके एक सेल्फ पावर्ड केमिकल सेंसर बनाया है, जो क्या कर सकता है, जो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ यूज करके बॉडी में रियल टाइम इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग के लिए काम हो सकता है। जैसे कि रियल टाइम इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग क्या है कि वहां पे उस एरिया में कितनी मात्रा में मरकरी है, कितनी मात्रा में लेड का अमाउंट है, उन सबको डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मोस्टली नॉर्मल इकोलाई की बात करें तो रोड सेफ्टी प्रो है। और सबसे बड़ा हमें पता है कि सबसे जो क्या है, डायरिया वगैरह, डायरिया है, यूटीआईज हैं, रेस्पिरेटरी कंडीशन है, न्यूमोनिया है, इन सब के लिए क्या है, इकोलाई रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा है, ध्यान रखना है कि सारे के सारे इकोलाई के फैमिली के सब स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल हैं और जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है वही सबको क्या है जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉडिफाई करके उनका यूज किया गया है इन सब में। ठीक है, इन सब के बारे में लिविंग बायोसेंसर, दे आर यूज्ड एज लिविंग बायोसेंसर। तो अभी न्यूज यूपीएससी पूछ सकता है कि कौन से किस बैक्टीरिया को यूज करके अभी लिविंग रीसेंसर बायोसेंसर लिविंग बायोसेंसर यूज किया, तो आंसर विल बी ई कोलाई। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, रियल टाइम डिटेक्शन मरकरी के बारे में सिग्नल आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट गोल्डन डोम। यूएसए ने कहा है कि वो इजराइल के आयरन डोम के जैसे ही गोल्डन डोम बनाएगा। अब आयरन डोम क्या करता है, आयरन डोम जो शॉर्ट रेंज मोर्टार है, मिसाइल्स हैं, उनको ही डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद में उनके पास क्या है, उसके बाद में गोलाइट वो है, डेविड स्लिंग है जो मिड रेंज की करता है। देन उनके पास एरो 3 है। ठीक है, इजराइल के पास सिर्फ आयरन डोम नहीं है, इजराइल के सबसे नीचे लेयर पे है आयरन डोम, उसके बाद में है डेविड स्लिंग और थर्ड नंबर पे है एरो 3। तो 3 है वो रेंज के हिसाब से। जैसे आयरन डोम क्या करेगा, शॉर्ट रेंज वालों के साथ को डिटेक्ट कर लेगा, उनको डिफ्यूज कर देगा। देन आता है डेविड स्लिंग, वो क्या करता है, मिड रेंज की क्रूज मिसाइल्स या फिर बैलिस्टिक मिसाइल वो उनका कर सकता है। देन है एरो 3 क्या करेगा, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को अर्ली डिटेक्ट करके वहीं पे मार गिराएगा। यूएसए क्या कह रहा है, यूएसए कह रहा है कि हम अब इससे ऊपर जाएंगे,
हम क्या करेंगे, हम स्पेस में जाके ही क्या करेंगे, मिसाइल को वहीं पे डिटेक्ट कर लेंगे और स्पेस में ही उसको मार गिराएंगे। और इस टाइप का जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनेगा उसको नाम दिया जाएगा गोल्डन डोम। और ये क्या होगा, ये नॉर्मली आपके स्पेस में ही डिटेक्ट कर लेगा चीजों को, स्पेस में डिटेक्ट करके आपको पहले ही बता देगा। और ये क्या है, ये इसमें ग्लोबल लेवल पे जितनी भी सैटेलाइट है सब लोग मिलके क्या करेंगे, उस चीज को इंटरसेप्ट करेंगे। ठीक है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई भी इनकमिंग मिसाइल है इसको डिटेक्ट करके ट्रैक करके दुनिया में कहीं भी पता लगा लेंगे। मल्टीपल थ्रेट्स हैं फ्लाइट्स की, उनको पता लगा लेंगे। साथ के साथ क्या है, पूरी दुनिया में यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम आगे बढ़ेगा। वही है, स्पेस बेस्ड इंटरसेप्टर्स लगेंगे, स्पेस में आप सैटेलाइट करोगे डिटेक्ट कर लेंगे, लेजर वेपन इंटीग्रेशन होगा और एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम होगा। ठीक है, तो सिंपली से। और हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ध्यान रखो कि इसमें क्या क्या होंगे। एक तो पेट्रोइड मिसाइल की बैटरीज होंगी, थर्ड मिसाइल सिस्टम होगा, एजीएस मिसाइल सिस्टम होगा, ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस होगा। ठीक है, तो आयरन इनिशिएटिव क्या है, पहले आयरन डोम से और स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव से डिफाइन होकर यूएस से क्या कर रहा है, एक स्टेप आगे जा रहा है कि स्पेस से आने वाली थ्रेट को ही आप पहले डिटेक्ट करके पता लगा लें। ठीक है, यस, दिस न्यूज इज रिगार्डिंग द ब्रेन ईटिंग अमीबा। एक केरला में एक नया टाइप का अमीबा मिला है जो क्या कर रहा है, जो ब्रेन को खा जाता है। दैट इज नोन, इसका नाम है प्राइमरी एमियोबिक मेनिंजियोसिफिलाइटिस, एंड दिस इज नोन एज द ब्रेन ईटिंग अमीबा। एंड नॉर्मली दिस बीमारी इज पैम के नाम से, प्राइमरी एमियोबिक मेनिंजियोसिफिलाइटिस। अब नॉर्मली क्या है, ये बैक्टीरिया फ्रीली इन्वायरमेंट में घूमता रहता है। नॉर्मली क्या मिलेगा आपको, वार्म फ्रेश वाटर मिलेगा, सोइल में मिलेगा। और कोई अगर किसी इंसान कोई स्विमिंग पूल में गए हैं या फिर वहां पे कंटेमिनेटेड में है, तो आप वहां से आपकी बॉडी में नेजल के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा और नेजल में एंटर करने के बाद में फिर ये आपके ब्रेन में पहुंच जाएगा। अर्ली टाइम में क्या होगा, प्राइमरी आपको थोड़ा सा लगेगा कि मतलब आपको थोड़ा सा हेडेक वगैरह होगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप अनट्रीटेड रह जाएगा तो पता नहीं लगेगा, देन आपके ब्रेन में चले जाएगा, सीवियरली क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम रेयर केस में आपकी डेथ भी हो जाएगी। ठीक है, तो टिपिकली कहा है, नोज के थ्रू जाएगा जब आप स्विमिंग कर रहे हैं, डाइनिंग और बाथिंग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वैसे अगर बात करें तो ये बहुत ही रेयर है कि ये आपके अमीबा आपकी बॉडी में जाता है, लेकिन एक बार अगर घुस गया तो वेरी लिथल क्या है इसके प्रॉब्लम्स है। और मोर्टेलिटी रेट क्या है, एक बार आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो 95% चांस है कि आपकी बॉडी डेथ हो जाएगी, मतलब आपकी डेथ हो जाएगी। और रेयरली कि बच्चों में और क्या है, एक्टिव अडल्ट से मिलता है। ठीक है, जो कोई स्विमिंग करने जाता है एक्टिव वगैरह है मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, सोर थ्रोट है, हेडेक है, फोरहेड पेन है, हाई फीवर, न्यूजिया, वोमिटिंग, हेलुसिनेशन एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेट्स। अगर स्टार्टिंग में इसको डिटेक्ट करके ठीक कर लिया जाता है तो पता लग जाता है, लेकिन अगर नहीं किया जाएगा तो फिर क्या है, इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज एम्बर ग्रीस। एम्बर ग्रीस वो है, एम्बर ग्रीस को वेल की उल्टी बोलते हैं, वोमिट ऑफ द वेल। ठीक है, और ये स्पर्म वेल के उससे हो जाता है। अभी क्या हुआ, अहमदाबाद रूरल स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने तकरीबन 2.9 किलोग्राम की एम्बर ग्रीस, 2.97 करोड़ की ही 2.97 किलोग्राम की, यानी 1 किलोग्राम वेल की उल्टी 1 करोड़ रुपए की आती। तो उसको क्या है, उसके साथ खुद को पकड़ा है। अभी एम्बरग्रीस क्या है, इसको फ्लोटिंग गोल्ड भी बोलते हैं, ट्रेजर ऑफ द सी बोलते हैं, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, इसके जैसे दिखता है। ठीक है, और ये क्या, स्पर्म वेल के जब वोमिट करती है तो वो उनके थ्रू हो जाता है। इसको वेल की उल्टी बोलते हैं। अब वेल को उल्टी क्यों लगती है, कई बार क्या होता है, कई बार वेल वगैरह आपने जब वो खाना खाती है तो क्या है, वो बहुत सारे स्क्विड्स हो गए हैं या फिर कोई ऐसे एनिमल्स खा लिए हैं जो जो उनकी बॉडी में स्क्विड्स वगैरह क्या है अंदर जाके चीर देते हैं या फिर अनडाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो उनको क्या करती है वेल, बॉडी अपनी खुद को बॉडी को मेंटेन रखने के लिए वोमिट के थ्रू उन स्क्विड्स वगैरह को बाहर निकाल देती है। और जब वो बाहर निकलते हैं तो स्टार्टिंग में ग्रीस के रूप में चिपचिपे रहते हैं, फिर थोड़े टाइम में क्या होगा, थोड़े टाइम में वो स्मूदर में फ्लो करती रहेगी, फिर सनलाइट की वजह से, हीट की वजह से वो कैसी कुड़ने लग जाएगी। पहले उसका कलर व्हाइट होता है, फिर कुछ टाइम के बाद में होता होता फिर ब्लैक होता होता सनलाइट की वजह से हो जाएगा। और जब उसका मतलब लिक्विड वगैरह सारा सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगी, फिर ड्राई की फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में तैरती तैरती कई बार किनारों पे भी आ जाती है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज सो महंगी,
एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। जब परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं तो ये क्या है, ये उस परफ्यूम की महक को या फिर उस सेंट को बहुत लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग करने के लिए इसका यूज होता है। सेकंड क्या है, ट्रेडिशनल यूज है। बहुत सारे लोग क्या है, ईस्टर्न कल्चर्स में इसको मेडिसिन के यूरोप में यूज किया जाता है। साथ के साथ एक बहुत बड़ा ये है कि 1 किलोग्राम की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर रखा है? यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने 1972 में बैन कर दिया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में, क्योंकि जो स्पर्म व्हेल है वो क्या है, वो डेजिग्नेटेड एनिमल रखा गया है, दैट्स व्हाई इट इज बैन। साथ के साथ कंट्रीज लाइक यूएसए ने, ऑस्ट्रेलिया ने, मैक्सिको, कनाडा, इन सब ने भी क्या है, इनको बैन कर रखा है। ठीक है, कई बार स्पर्म व्हेल्स के स्क्विड्स वगैरह खा लेती हैं और उनके साप्स ब्रेक, उनको इंटेस्टाइन्स को ब्रेक कर देते हैं। खुद को बचाने के लिए वो क्या करती हैं, एम्ब्रोजेनेसिस रिलीज कर देती हैं। ठीक है, और जब वो उनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है तो क्या है, पहले ब्लैक या स्टिकी कलर का होता है, सन और एयर और सॉल्ट वाटर की तरह ऑक्सीडाइज होकर ग्रे वैक्सी और फ्रेग्रेंट कलर में हो जाता है। नॉर्मली कितने, 15 ग्राम से लेके आपको क्या है 400 किलोग्राम तक के मिल सकते हैं। ठीक है, परफ्यूम्स वगैरह में यूज होते हैं। नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग द डिजीज रूबेला। ठीक है, रूबेला को जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं या फिर 3 डे मीजल बोलते हैं। कि आपको क्या होगा, ये ऐसे शरीर पे दाने दाने चिकते चिकते हो जाएंगे, 3 दिन तक बीमारी रहेगी, 3 दिन के बाद में आप क्या हो, वायरल इन्फेक्शन है, उसके बाद में आप ठीक हो जाओगे। क्या डिफरेंट डिफरेंट वॉरस की वजह से होती है, और लेस सीवियर टू हाई सीवियर, लेस सीवियर टू लेस इन्फेक्शन होता है। वैसे रूबेला की अगर बात करें तो रूबेला वायरस की वजह से होता है, और क्या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। अब ध्यान रखना है, मीजल्स और रूबेला में फर्क है। मीजल्स अलग बीमारी है, रूबेला अलग बीमारी है। मीजल्स जो है, मीजल्स वाज काज्ड ड्यू टू द मोरबिली वायरस की वजह से होता है। ठीक है, अगर आप बात करोगे तो कैसे फैलता है रूबेला, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर कोई इन्फेक्टेड है, वो कफिंग कर दे, स्नीजिंग कर दे, या फिर किसी सरफेस पे उसने स्नीज कर रखा, उस सरफेस के आप कॉन्टेक्ट में आ गए हो, तब आपको क्या है वो हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन है, प्रेग्नेंट मदर से क्या है उसके बेबी तक आ सकता है। साइलेंट स्प्रेड कैसे है, कंटीजियस पीपल क्या है, कई बार क्या विदाउट सिम्टम्स भी हो जाता है। अब क्या है, रूबेला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई 90% चांस है क्या है, फिटल इन्फेक्शन मदर के थ्रू प्रेगनेंसी में हो जाए, इसकी वजह से मिसकैरेज हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकता है, या फिर सीएसआर कोग्निटिव रूबेला सिंड्रोम हो सकता है। सीआर में क्या है, हियरिंग लॉस हो सकता है, ईयर एंड हार्ट डिफेक्शन, ऑटिज्म, डायबिटीज, थायराइड डिसफंक्शन और लाइफ एबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब कुछ सिम्टम्स हैं, कई बार कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, कई बार सिम्टम्स भी नहीं दिखते, शरीर पे ऐसे चितक के निशान हो जाते हैं बॉडी पे, और क्या है टिपिकली इन्फेक्शन के 2 या 3 हफ्ते बाद ऐसे दिखाई देते हैं। और अगर वैक्सीन की बात करें, यस देयर इज अ वैक्सीन अवेलेबल, दैट इज द नेम ऑफ एमएमआर वैक्सीन, जो मीजल, मम्स और रूबेला के लिए हाईली सेफ कोग्निटिव है। वैसे कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट यूज है नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, इनकी वैक्सीन, एमएमआर की वैक्सीन चाइल्डहुड के टाइम ही हम लगवा देते हैं बच्चों को। बेड रेस्ट है, फीवर से कम दवाइयां दो। ठीक है, अभी क्या हुआ, अगस्त 2025 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या है, नेपाल को रूबेला फ्री डिक्लेयर, नोबेल, हाँ रूबेल एलिमिनेटेड रूबेला एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से कर दिया, और ये साउथ ईस्ट एशिया में 6th कंट्री होगी। ये सब बात है। ठीक, रूबेला इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 95 कवरेज बाय 95। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीक।